ऑप्शन 1, हमारी फैक्ट्री अभी बंद करने वाला काम कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, अब ऑप्शन 2 पे चलते हैं हम। ऑप्शन 1 पे कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के ज़हन में जी? एनी क्वेश्चन ऑन ऑप्शन 1? ऑप्शन 2 क्या है कि आप वर्कर्स हायर करके 45,000 यूनिट्स बेचें अगले 9 महीने में, फिर फैक्ट्री बंद करें। ऐसा ही है? इसका मतलब वर्कर हायर करके 45,000 यूनिट बेचने हैं, तो पहले तो पूरा पीएनएल बनेगा 45,000 यूनिट का। नई स्कीम के मुताबिक वर्कर हायरिंग के बाद प्रोडक्शन और सेल, उसके मुताबिक पूरा पीएनएल बनेगा अगले 9 महीने का, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और फिर प्लांट बेच देंगे हम। तो जनाब उसके मुताबिक हम यहां से डाटा अगर देखें तो हमें रेवेन्यू लेना है, हमें मटेरियल कॉस्ट लेनी है, हमें लेबर कॉस्ट लेनी है, हमें वेरिएबल ओवरहेड लेने हैं, हमें फिक्स ओवरहेड को देखना है, हमें सेलिंग ओवरहेड को देखना है, और इसके अलावा फिर कोई और आइटम है तो उसको भी देखना है। नीचे हम ऑप्शन 2 में जाके देखेंगे, इसके अलावा भी कुछ आता है तो उसको भी देखेंगे, और देन हम देखेंगे टोटल नेट हमारी जेब में ऑप्शन 2 से क्या जाता है। ठीक है जी? तो ऑप्शन 2, शुरू करते हैं बात सेल्स से ही कि ऑप्शन 2 में हम जो यूनिट बेचेंगे उनको बेच के पैसा कितना आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट बाद में, पहले रेवेन्यू। तो हम कितने यूनिट्स बेचेंगे? 45,000। क्या ये सारे सेम प्राइस पे होंगे? क्या ये सारे सेम प्राइस पे हैं? नो। हमें बताया गया था इसका 75% कॉन्ट्रैक्चुअल सेल है जिसकी प्राइस कम है, और इसका 25% रिमेनिंग सेल है जिसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। अब पहला मसला तो ये हल कर लो, क्या हमने जो 5,000 की कमी करनी है, क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअल सेल में से करनी है या अदर सेल में से करनी है? यकीनन अदर में से करेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्चुअल तो पूरी करेंगे ना, अगर वो ना किया तो पेनल्टी पड़ जाएगी हमें। तो हमें जो कमी करनी है 5,000 यूनिट की, वो अदर सेल में से करनी है। तो पहले हम इसके रेवेन्यू की, मैं सेल्स के लिए वर्किंग 2 पे जाता हूं जी। वर्किंग हमारी पहले हो चुकी है, वर्किंग 2 पे जाता हूं। तो वर्किंग 2 में मुझे सेल्स बनाने के लिए मेरी 2 कैटेगरीज ऑफ कस्टमर हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल और एक अदर्स। यूनिट्स, प्राइस एंड रेवेन्यू, हमें ऐसे चलना है। यूनिट्स, प्राइस एंड रेवेन्यू, यूनिट्स इनटू प्राइस, रेवेन्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले भाई बात ये हो जाए, हमने यूनिट्स बेचने कितने हैं? टोटल 45,000। इसमें से कॉन्ट्रैक्चुअल कितने होंगे? 50,000 का 75% कितने हुए? 37,500, और जो बाकी बचेंगे बैलेंसिंग, वो होंगे हमारे अदर्स 7,500। लीजिए जी, यूनिट्स की कहानी तो हुई हल। अब हमें चाहिए प्राइस की कहानी। और प्राइस के लिए मुझे डाटा रिलेशनशिप का दिया गया है। प्राइस का रिलेशनशिप बताया गया है, ये जो रिलेशनशिप है 70, ये इस
यूनिट्स का रेवेन्यू मुझे गिवन है। रेवेन्यू कैसे आया हुआ है? ये रेवेन्यू कैसे आता है? यूनिट्स इनटू प्राइस। इस रेवेन्यू में कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स हैं, कुछ अदर सेल्स हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स 37,500, अदर सेल्स 12,500। इसमें ये रेवेन्यू तो 50,000 का भाई। इस रेवेन्यू में 12,500 अदर सेल्स हैं। मैंने इस रेवेन्यू से अपनी प्राइसेस निकालनी है। तो जनाब इस रेवेन्यू में यूनिट्स इनटू प्राइस हुआ हुआ है 2 दफा। कॉन्ट्रेक्चुअल यूनिट्स इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस, अदर यूनिट्स इनटू अदर प्राइस। कॉन्ट्रेक्चुअल यूनिट्स 37,500, अदर यूनिट्स 12,500। कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस भी गिवन, अदर प्राइस भी गिवन, लेकिन इन प्राइसेस का रिलेशनशिप तो अवेलेबल है ना, कि कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस नॉर्मल का 20% डिस्काउंट पे और अदर प्राइस नॉर्मल का 5% डिस्काउंट पे। तो आ जाओ जनाब, अज्यूम करो कि आपकी नॉर्मल प्राइस एक्स है। अज्यूम करो आपकी फुल प्राइस, बल्कि हम नॉर्मल भी नहीं कहते, फुल प्राइस आपकी एक्स है। अगर फुल प्राइस एक्स है तो 37,500 इंटू 20% डिस्काउंट का मतलब 80% ऑफ एक्स, ऐसा ही है जी। प्लस 12,500 5% डिस्काउंट का मतलब 0.95x इज इक्वल टू रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू? 83,750,000। यहां से आप एक्स निकाल लोगे। एक्स आ गया तो ये प्राइस भी आ जाएगी, ये प्राइस भी आ जाएगी, क्योंकि ये 20% डिस्काउंट पे, ये 5% डिस्काउंट पे। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स। ये आपकी बजटेड डाटा को लेके हमने रेवेन्यू की इक्वेशन बनाई है। उस रेवेन्यू की इक्वेशन से हम एक्स निकालेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल यूनिट्स का रेवेन्यू, अदर यूनिट्स का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। एक्स इज 2,000 रुपीज पर यूनिट। तो भाई कॉन्ट्रेक्चुअल सेल 20% डिस्काउंट पे, मतलब एक्स का 0.8, 2,000 का 0.8, ये बना 1,600। और ये 5% डिस्काउंट पे, मतलब 2,000 का 0.95, कितना बना? 1,900। लीजिए जी, यहां से रेवेन्यू 37,500 इंटू 1,600, 37,500 यूनिट्स इंटू 1,600, कितना रेवेन्यू? 60 मिलियन। हम रुपीज में फिगर लेकर चल रहे हैं। और यहां पे आइए ना, 7,500 इंटू 1,900, 14.25 मिलियन। टोटल हो गया 74.25 मिलियन सेल्स। अगर हम 9 महीने फैक्ट्री चलाएंगे तो हमारा रेवेन्यू आएगा रुपीस में 74.25 मिलियन। सेल्स करनी है तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, सारा खर्चा करना पड़ेगा। सेल्स करनी है तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सब खर्चा करना पड़ेगा। और भी कुछ होगा, उस पर भी बात करेंगे। बल्कि एंड में डिस्पोजल ऑफ प्लांट भी करना पड़ेगा। सेल प्रोसीड्स, disposal of plant, sale proceeds from plant, sale proceeds from plant। आइटम बाय आइटम चलते हैं जी। पहले जरा मटेरियल की बात कर लें। अगर तो ख्याल कीजिएगा बेटा, ये पीएनएल है और मैं वहां पे पीएनएल ही बना रहा, वहां पे मैं देख रहा हूं मेरी जेब से जा क्या रहा, आ क्या रहा, ये ख्याल देने में रखना है। ये है मेरी 36 मिलियन कॉस्ट। कितने यूनिट्स की? 50,000 की। 36 मिलियन कॉस्ट है 50,000 की। लेकिन
अगर मैं फैक्ट्री चलाऊंगा तो क्या मैं 50,000 यूनिट बेचूंगा? 45, 10% कम। इसका मतलब मेरी कॉस्ट अगले साल अगर फैक्ट्री चलाता हूं 9 महीने में 10% कम होगी। मेरी कॉस्ट 10% कम होगी, मुझे 10% कम कॉस्ट लगेगी। लेकिन क्या ये सारे का सारा रॉ मटेरियल मुझे खरीदना पड़ेगा? कॉस्ट मेरी कम लगेगी, क्या सारा का सारा मुझे पेमेंट भी करनी पड़ेगी? मेरे पास ऑलरेडी कुछ रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, हम यहां पे मेजर करें मेरी जेब से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 36 मिलियन नहीं होगी, इसका 90% होगी। ये कॉस्ट है, लेकिन जेब से मुझे पैसे पे करने हैं 3.4 मिलियन लेस, क्योंकि 3.4 मिलियन का स्टॉक तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। 3.4 मिलियन का स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा मटेरियल की कॉस्ट की मद में? 29 मिलियन मटेरियल की मद में मेरी जेब से ये पैसा जाएगा। देख लो इस वर्किंग को दोबारा। अच्छा जी, हमने रेवेन्यू को यहाँ से डील कर लिया, हमने यहाँ से मटेरियल को डील कर लिया। अब हम ज़रा लेबर को डील कर लें। लेबर का ख़र्चा हमारा क्या आएगा? ये जी ऑप्शन 2 में लेबर की कहानी है, स्किल्ड लेबर की, कि 500 पर आवर के हिसाब से पेमेंट करनी है, 3000 के बैचेस में प्रोडक्शन होनी है। वो कहाँ पे बात, ये 3000 के बैचेस में प्रोडक्शन होनी है, और पहले बैच पे टाइम लगना है 2750 लेबर आवर्स का, और लर्निंग कर्व 90 है, और लर्निंग कर्व चलनी है 5 बैचेस तक। अब जो लेबर का पार्ट है, इसके लिए हम प्रॉपर वर्किंग बनाएंगे लर्निंग कर्व के एंगल से। वर्किंग नंबर 2 हमने ये की थी, तो वर्किंग 3 हमें बनानी पड़ेगी। अब वर्किंग 3 की जगह मेरे पास नहीं है, तो मुझे ये वाला पार्ट अब ऑप्शन 1 का डाटा अरेज करना है। वर्किंग नंबर 3 लेबर लर्निंग कर्व, मुझे देखना है मेरे 45,000 यूनिट्स बनाने पे कितने आवर्स लगे। 45,000 यूनिट बनाने जा रहे हैं ना, कितने आवर लगेंगे ये मुझे मेजर करना है, और उन 45,000 आवर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 500 से। सॉरी, 45,000 यूनिट्स के आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ट्रेनिंग कॉस्ट वाला मामला हम बाद में डील करेंगे, वो अलहदा है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं भाई इस लर्निंग कर्व के हिसाब से मेरे पास टोटल कितने बैचेस बनने हैं? 9। 3000 का एक बैच है, नहीं सॉरी 9 नहीं 15, 3000 का एक बैच है, हमने 45,000 यूनिट बनाने हैं, तो टोटल 15 बैच बनने हैं, और लर्निंग कर्व चलनी है 5 बैचेस तक। तो इसका तरीकाकार रहता है, हम वर्किंग 3 टोटल लेबर आवर्स फॉर 5 बैचेस लेंगे, इसमें से लेस करेंगे टोटल लेबर आवर्स फॉर 4 बैचेस, यहां से मैं लेबर आवर फॉर 5th बैच मिल जाएगा, फॉर 5th बैच। इसके बाद कहानी हम आसानी से टोटल लेबर आवर फॉर 15 बैचेस बना लेंगे। ठीक है जी, लेबर आवर्स आ जाएंगे हमारे पास, तो लेबर आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 के रेट से, तो हमारे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा जी, डाटा फीड करते हैं। टाइम फॉर द फर्स्ट बैच 27,
50, 5 बैचेस, लर्निंग इंडेक्स -0.152, ये एवरेज टाइम पर बैच आ गया, मल्टीप्लाइड विद 5, टोटल टाइम फॉर 5 बैचेस 107,666। इसी अंदाज में टोटल टाइम फॉर 4 बैचेस बना लो, 2750 इंटू 4 रेज़ टू पावर -0.152 इंटू 4, टोटल टाइम फॉर 4 बैचेस 8910। तो टाइम फॉर द 5th बैच 1856। अच्छा जी, अब 15 बैचेस का टाइम लेना है, तो पहले 5 का टाइम तो ये हो गया, और बाकी 10 पे पर बैच। एग्रीड? एनी इशू जनाब, कोई इतराज इस कैलकुलेशन पे? पहले 5 बैचेस का टाइम ये आ रहा है, और अगले 10 बैचेस पे हर बैच पे ये टाइम लगना है, तो 15 बैचेस का टाइम पूरा हो गया। कितना बना? 29326। 500 से मल्टीप्लाई करो, 14.663 मिलियन, 663 मिलियन। लीजिए जी, ये हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गई 14.663 मिलियन। ये हमारी लेबर कॉस्ट है 14,663,000। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे रेवेन्यू, मटेरियल, लेबर डील कर लिया। अब वेरिएबल ओवरहेड पे आ जाइए। वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल हैं, और क्या अगले साल हमारा खर्चा इतना ही आएगा? 9 महीने में खर्चा इतना होगा, 10% कम, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन 10% कम है ना। तो 11 मिलियन का 0.9 या 90% एक ही बात है, 9.9 मिलियन, 9.9 मिलियन ये वेरिएबल ओवरहेड आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड की मद में देख लेते हैं, कुछ खर्चा हमारा बनता है जो हमारी जेब से जाना है। तो फिक्स्ड ओवरहेड में आ क्या क्या रहा है, उसके लिए हम ये नोट पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का नोट नंबर 3 है जी। वो कह रहे जी फिक्स्ड ओवरहेड में जो चीज़ें शामिल हैं, एक तो है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मेरी जेब से जाती है? नो। दूसरी है टेक्निकल फी, जो कि ऑलरेडी पे हो चुकी है एडवांस में, संक कॉस्ट। और तीसरी है सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र। तो 9 महीने 3 महीने इसका फ़र्क मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इसको भी मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि भाई 9 महीने की ऑप्शन 2 में जानी है, ऑप्शन 1 में 12 की जानी है, तो 9 की तो कॉमन है ना, छोड़ दो। हमने उधर सिर्फ 3 की ले ली थी, इसका मतलब 9 की हमने छोड़ देनी है। इसको भी छोड़ दिया यहाँ पे, इसको भी नहीं लेना। तो रिमेनिंग अमाउंट एलोकेटेड है, एलोकेटेड ओवरहेड वैसे ही जेब से नहीं जाते, इसको भी छोड़ दिया। इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड की मद में हमें यहाँ पे कुछ नहीं लेना। अगर मैं 9 महीने फैक्ट्री चलाऊंगा तो फिक्स्ड ओवरहेड की मद में मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट मेरी जेब से कुछ नहीं निकलेगी। और सेलिंग कॉस्ट भी मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट है, दिस शुड ऑल्सो बी इग्नोर्ड।
वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट है, उसको भी हमने शामिल अपनी वर्किंग में नहीं करना। अब सिर्फ मामला रह गया, यहाँ पे पॉइंट्स पे आ जाओ। हमने पहले पॉइंट को कंसिडर कर लिया, 45,000 यूनिट की सेल ले ली। हमने दूसरे पॉइंट को लेबर के हिसाब से कंसिडर कर लिया। इसमें यह पार्ट रह गया जी, ये कि भाई ट्रेनिंग करवाएं या ना करवाएं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम ट्रेनिंग करवाएं या ना करवाएं। अगर हम ट्रेनिंग नहीं करवाते तो मेरी जेब से क्या जाएगा? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का 5%। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करवाता तो मेरी जेब से वर्किंग नंबर में ट्रेनिंग कॉस्ट, यहां पे ट्रेनिंग कॉस्ट के रेफरेंस से वर्किंग नंबर 4 हम बनाते हैं। अगर हम ट्रेनिंग नहीं कराते तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, एक्स्ट्रा वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे। कितने? 99,000,000 का 5%। कितने बनते हैं ये? 4,95,000। 4,95,000 का खर्चा जाएगा मेरी जेब से अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कराता। और ट्रेनिंग कराता हूं तो जेब से कितना जाएगा? क्या बेहतर है? ट्रेनिंग करवाना। तो हम ट्रेनिंग करवाएंगे जनाब, 4,50,000 ये खर्चा पे करेंगे। उसने कहा ट्रेनिंग नहीं करवाओगे तो 5% वेरिएबल ओवरहेड एक्स्ट्रा लग जाएगा, वो तो 4,95 बनता है। लेकिन अगर ये बचाना है तो ट्रेनिंग करवा लो। हमने कहा जी ट्रेनिंग करवाएंगे हम, 4,50,000 में ट्रेनिंग हो जाएगी, 4,95,000 का नुकसान क्यों करें हम। और आखिरी पॉइंट हमारा रह गया ये, वो कहते हैं जी आपका प्लांट 31 दिसंबर को बिकेगा 80% ऑफ करंट रीसेल वैल्यू। प्लांट बेचेंगे जब आप दिसंबर को तो बिकेगा 80% ऑफ करंट रीसेल वैल्यू, 28 लाख का 80%। कितना बना? 2.24 मिलियन। लीजिए जी, अब यहां से देख लीजिए नेट कितना बनता है, प्लस माइनस टोटल कीजिए इसका। कितना जी? 48। टोटल चेक कर लें या फिर हम कोई चीज़ मिस कर गए। एक दो तीन चार पाँच 6 आइटम्स, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज तो 6 पूरी हैं। 224747 ठीक हो गया जी। तो हमने ऑप्शन 2 पे जाएं तो यकीनन ऑप्शन 2 में हमें ज़्यादा नेट बेनिफिट है। वहाँ पे 17 पॉइंट समथिंग था ना, तो ऑप्शन 2 इज़ बेटर। ऑप्शन 2 इज़ बेटर हमारे केस में। ऑप्शन 2 बेहतर है क्योंकि ऑप्शन 2 में हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अगेन असूल मैंने फिर बताया आपको, के कहीं पे हमारा वो बेसिक असूल ना लगे, लिमिटिंग फैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भाई जेब में पैसे ज़्यादा आने चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से चलें तो ये हमारे पास फिगर्स हैं। और यहाँ पे अगेन आपकी आसानी के लिए मार्किंग स्कीम देखो ज़रा। रेलेवेंट इनकम्स 3 नंबर, रेलेवेंट कॉस्ट 3 नंबर। अब असूलन यहाँ पे अगलो एग्जामिनर ने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी 3 इकट्ठे 3 या 0 नहीं होंगे। इनकम ऑप्शन 1 में देखो, फिर मिटाई दी मैंने ऑप्शन 1। हमारी ऑप्शन 1 में इनकम कितनी थी? मल्टीपल थी ना। मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ऑप्शन 1 में 1 2 3 इनकम थी और ऑप्शन 1 में 1 2 3 कॉस्ट थी। इसका मतलब हर वैल्यू का एक नंबर है। तो हम जो समझते हैं कि भाई या 0 या 6 या 0 या 20, ऐसा नहीं है। अगर हम सोच पाए कि हमें कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, इनफ्लो आउटफ्लो देखने हैं, तो हम कुछ ना कुछ वैल्यूज इनमें से आसानी से पिक कर लेते हैं, नंबर हमें मिल जाते हैं। इसी तरह पे जाओ तो उसने कहा जी सेल के 4 नंबर हैं,
प्लांट की सेल, मतलब आपने ये फिगर निकाली 4 नंबर आ गए, ये फिगर निकाली 1 नंबर आ गया। इसके बाद मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट 3.5 नंबर। अब यहाँ पे भी मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट के 3.5 नंबर हो सकते हैं, मटेरियल का 1 हो, लेबर के 2.5 हो। एग्जामिनर ने मार्किंग स्कीम थोड़ी समराइज कर दी है, लेकिन बैक एंड पे इसका भी ब्रेकअप होगा उसके पास। ऐसा नहीं कि मटेरियल ठीक है लेबर गलत है तो 0, या लेबर ठीक है मटेरियल गलत है तो 0, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी नंबर बटे होंगे। ओवरहेड्स 3.5, इररिलेवेंट इनकम्स एंड कॉस्ट को इग्नोर करना 1.5, कंक्लूजन देना 0.5। तो मार्किंग स्कीम के लिहाज से चलें तो इनमें काफ़ी चीज़ें आसानी से वर्कआउट हो सकती थी। ये इतना चैलेंजिंग सवाल नहीं था कि जिसका पास रेट हमें 10 या 11% मिलता। मतलब 20 में से 10 नंबर लेना इस सवाल में को बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। हम नहीं कहते 20 में से 20 हर बच्चे के आ रहे हों, लेकिन फॉर एग्जांपल ये लर्निंग कर्व का पार्ट आप कर लो तो 2-2.5 नंबर ये लर्निंग कर्व के हैं। आप ये सेल्स का पार्ट कर लो तो 4-5 नंबर सेल्स के पार्ट के हैं। आप ये प्रोसीड्स निकाल लो 1-1.5 नंबर इसका है, यहाँ पे प्रोसीड निकाल लो 1-1.5 नंबर इसका है। हर एक स्टेप पे आपको नंबर मिलते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू। सवाल पढ़ के आइडिया डेवलप करना कि मुझे किन लाइंस पे काम करना है। असल डिसीजन मेकिंग में इस तरह के सवालों में चैलेंज ही ये होता है। आपको लाइन का पता लग गया मैंने किस लाइन पे काम करने हैं, तो आप रीजनेबल मार्क्स आसानी से ले पाते हो। हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको सोचने की कैपेसिटी बिल्ड नहीं की होती। सवाल को पढ़ पढ़ के सोचना और समझना कि किस लाइन पे सवाल को मैंने हल करना है, ये सोचने की कैपेसिटी नहीं होती। इस पर हम टाइम नहीं लगाना चाहते। जब टाइम नहीं लगाते यहाँ पे, हमें डायरेक्शन का अंदाजा नहीं होता, हमें पता नहीं लगता चलना कहाँ पे, तो रिजल्ट फिर ये 10-11% आ जाता है। अब अगर आप देखो, आपको सिर्फ बता दिया जाता है सवाल के शुरू में भाई इन लाइन पे सवाल का हल करो, तो हर बच्चा ऑन एवरेज आप में से 12-14 नंबर ले लेता है इसमें से। मैं नहीं कहता 20 में से 20 लेते, बट 12-14 नंबर लेने की पोजीशन में आप लोग होते। अगर मैं बता देता भाई इस तरह आपने इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस आपने मेजर करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एग्जाम में कि हमें खुद ये सोचना है और हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती। हमने एग्जामिनर सोल्यूशन से गाइडलाइन लेकर सवाल हल किए होते हैं। तो उस चीज़ को मैं शुरू से आपको कहता रहा हूँ, अवॉइड करना सीखिए। ये कमेंट्स हैं, यहाँ से भी पढ़ के सीखा करें क्या गलतियाँ करते हैं बच्चे नॉर्मली, तो ये भी आपकी लर्निंग के लिए अच्छी एक एक्टिविटी होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आगे शायद एक आध लेक्चर हमारे लेक्चर सवाल करने की पेस ज़्यादा होगी। ये ज़रा डिफरेंट और चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, इनमें हम स्लो रहे, लेकिन मुझे लगता है कल हम आइंदा हम एक से ज़्यादा सवाल कर पाएंगे डेली। तो फ़िलहाल आज भी हम काफ़ी दिन ही हो गए एक सवाल ही कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारा एक सवाल, फिर लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आई होप कि नेक्स्ट कल हम मिलेंगे तो कल हम ये 2 सवाल तो ज़रूर कर लेंगे, और उसके बाद में भी अगले 2 से 3 लेक्चर में ये सवाल भी हम कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के एरिया पे हमारी पास पेपर क्वेश्चंस पे डिस्कशन जारी थी, और कल हमने क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस किया था डिसीजन मेकिंग से। तो एनी क्वेश्चन जनाब डिसीजन मेकिंग पे जो अभी तक हमारे सवाल हुए, उनमें कोई इशू, कोई बात आपको लगता हो कि उस पर मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछिए जनाब। अच्छा जी, अब हम मज़ीद फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा नोन एरिया है, नोन हमारा फील्ड है जिस पे हम अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 ये दोनों रेलेवेंट कॉस्टिंग के लर्निंग कर्व के एरिया पे सवाल हैं। तो लर्निंग कर्व का हमने एक सवाल पास पेपर का पहले क्वेश्चन 27 कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ मज़ीद दाएँ बाएँ डिसीजन मेकिंग पे सवाल किए। अब हम क्वेश्चन 28-29 दोबारा लर्निंग कर्व एरिया पे करने लगे हैं, ताकि उस एरिया में हमारी अगर कोई 19-20 गुंजाइश रह गई है, रिवीजन भी हो जाए, और कमी बेची है तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे जी हम। इब्राहिम लिमिटेड, ये क्वेश्चन कैफ लेवल पे एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ। ये क्वेश्चन सीफैप लेवल पे एग्ज़ाम में आया था, और कैफ क्वेश्चन बैंक में आई कैप ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। इट मीन्स आई कैप के मुताबिक दिस इज़ द लेवल। तो ये सेम वैसे ही सवाल है जैसे हमने इवन बाय द वे 27 जो हमने किया था ना क्वालिटी प्लास्टिक, वो भी सीफैप का ही क्वेश्चन था, वो भी कैफ लेवल पे एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ। कैफ लेवल का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है,
तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बेशक CFAP लेवल पे आए हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड भी एग्जामिनर ने यही सेट किया है और हम इसी के लिए अपनी तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 28। रिक्वायरमेंट सबसे पहले जैसे कि हम पढ़ते हैं, डिटरमिन विच ऑफ द अबव प्राइस द कंपनी शुड चार्ज फॉर द नेक्स्ट ईयर एंडिंग November 30th 2011। इट इज़ गिवन दैट बी log of 0.9 होना चाहिए, log of 0.9 over log of 2 is minus 0.152। ठीक है जी। हमें लर्निंग इंडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि अक्सर सवालों में हमें दिया होता है, तो यहाँ पे भी लर्निंग इंडेक्स हमें गिवन है। अच्छा जी, हमसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऊपर जो दी गई हैं उनमें से बेहतर है। सवाल पढ़ते हैं फिर प्लान एग्री करेंगे इसका। इब्राहिम लिमिटेड manufactures a variety of products. It has launched a new product in November 2010 and has produced 1000 units, 10 lots. Lots batch एक ही बात है। नवंबर में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई और नवंबर में इसके 1000 यूनिट्स मतलब 10 बैचेस ऑफ 100 ईच बन चुके हैं। साल खत्म हुआ 30 नवंबर को। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट लॉट वाज, पहली लॉट मतलब पहली लॉट जो कि 100 यूनिट्स की थी, 100 यूनिट्स पर लॉट हम बनाते हैं, तो ये पहली लॉट है उसकी उसने कॉस्ट डिटेल हमें दी। कॉस्ट पर 100 यूनिट्स पहली लॉट, मटेरियल 30,000 रुपये का, डायरेक्ट लेबर 20,000 रुपये की, वेरिएबल ओवरहेड 2% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये 2 तो नहीं लग रहा, ये क्या लग रहा है 25 है, ये भी टाइपो है, इसको ठीक कर लीजिए। 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर, दिस इज नॉट 2, दिस इज 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर। 5,000। अच्छा जी, fixed manufacturing overheads have been estimated at 1.3 million per annum. Based on past experience, the company expects 90% of learning curve ratio to apply on each production lot of size 100 and learning curve factor is expected to prevail up to 500 lots. 500 lots तक learning curve चलनी है 90% के हिसाब से। The expected demand of the product for the next year at 2 different price level is, अगर प्राइस 650 रखोगे तो डिमांड 45,000 है, प्राइस 550 रखोगे तो डिमांड 70,000 है। हमारी रिक्वायरमेंट एक बार फिर पढ़िए कि आपको प्राइस क्या रखनी चाहिए, इन दोनों में से कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कंपनी के लिए बेहतर है। हाउ टू डिसाइड, कैसे फैसला करें, क्या असूल होना चाहिए, किस असूल पे फैसला होना चाहिए, कौन सी प्राइस सेलेक्ट करें जहां पे प्रॉफिट ज्यादा। बिल्कुल ठीक है जी, 2 प्राइसेस हैं, 2 वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम के ऊपर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। बट प्रॉफिट एंड लॉस भी क्यों बनाएं, प्रॉफिट तो होता है ना रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट बदलेगी क्या, फिक्स कॉस्ट तो सेम है। आप ये यूनिट बेचो, यूनिट बेचो, फिक्स कॉस्ट तो सेम है। इसका मतलब हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक जाएं। हम दोनों ऑप्शन में टोटल कंट्रीब्यूशन बना लेते हैं कि दोनों ऑप्शन में टोटल कंट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है। जिस ऑप्शन में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा उस ऑप्शन का प्रॉफिट ज़्यादा, वो ऑप्शन हम रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमें रेवेन्यू प्राइस इनटू यूनिट से निकलना है, मटेरियल कॉस्ट यूनिट्स इनटू मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड लेबर का परसेंटेज है। चैलेंज सिर्फ लेबर में, कभी 45,000 यूनिट बना के बेचेंगे उसकी लेबर कॉस्ट क्या है, 70,000 यूनिट बना के बेचेंगे उसकी लेबर कॉस्ट क्या है। मटेरियल में कोई चैलेंज नहीं है, रेवेन्यू में कोई चैलेंज नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड में कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज सिर्फ लेबर में है जिसमें लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। ठीक है, तो हम 2 P&L बनाएंगे, साइड बाय साइड हम 2 P&L बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा ये 28, इसमें हम प्राइस स्ट्रेटजी लेते हैं, एक 650, दूसरी 550, ये रुपीस पर यूनिट है और इसके मुताबिक सेल्स वॉल्यूम हमारा यूनिट्स में यहाँ पे कितना है 45,000 और यहाँ पे है 70,000। लीजिए जी, इस डाटा को लेते हुए हम यहाँ पे लेते हैं रेवेन्यू, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, इधर से लाएंगे कंट्रीब्यूशन, और जिस ऑप्शन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा वो हम रिकमेंड कर देंगे, दैट्स इट। एग्जामिनर ने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी लेस करके प्रॉफिट निकाला हुआ, जरूरत नहीं उसकी, दोनों में से 1.3 मिलियन ही लेस करना है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक ही कॉस्ट। जो वैल्यू डिसीजन से नहीं बदलती वो इरेलेवेंट है, उसको छोड़ दो। फिक्स कॉस्ट हमारे डिसीजन से नहीं बदल रही, इसको छोड़ दो। हाँ वो कहता है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कुछ हो रहा है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कुछ हो रहा है, स्टेप की वजह से फिर लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे ऐसा सवाल में ऐसा कोई जिक्र है नहीं। अच्छा जी, रेवेन्यू सबसे पहले ए और बी, ए मल्टीप्लाइड विद बी, बताइए जनाब। ऑप्शन 1 कितना है जी, 29.25 मिलियन। ऑप्शन 2 70,000 इंटू 550, 38.5 मिलियन। मटीरियल कॉस्ट 30,000 पर लॉट, 30,000 पर लॉट, और इसमें ये पहले लॉट की मटीरियल कॉस्ट है ना, और उसने हमें क्योंकि बताया कि फ्यूचर में जाके इसमें कोई चेंज आना है, क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है मटीरियल कॉस्ट में चेंज का, इसका मतलब 30,000 पर लॉट सेम रहेगा। तो बी डिवाइडेड विद 100 करो तो लॉट बन जाएगी, इंटू 30,000 करो तो कॉस्ट बन जाएगी मटीरियल की। जी इस केस में कितना जी, 13.5 मिलियन, और इस केस में 21 मिलियन। अब मुझे सिर्फ ओवरहेड्स लानी है, लेबर लानी है, और लेबर आ जाएगी तो लेबर का 25% मेरे ओवरहेड्स भी आ जाएंगे, तो मुझे अब सिर्फ लेबर की कॉस्ट लानी है दोनों केसेस में। तो भाई इसके लिए हम वर्किंग 1 बना लेंगे और इसके लिए हम वर्किंग 2 बना लेंगे, क्योंकि दोनों में लर्निंग कर्व लगनी है और थोड़ा डिफरेंटली अप्लाई करना होगा उसको हमने। जी तो सिर्फ हमें लेबर कॉस्ट की वर्किंग 2 करनी है और सवाल हमारा खत्म। हाँ जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, चलिए आते हैं वर्किंग 1 के ऊपर। पहले हमें 45,000 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए, लेकिन हमने कहा प्रोडक्शन लॉट्स में है तो बात फिर यूनिट्स में नहीं होगी, बात लॉट्स में होगी। हमें कितनी लॉट्स की कॉस्ट चाहिए? हमें टोटल 450 लॉट्स की लेबर कॉस्ट चाहिए। पहली चीज 45,000 यूनिट्स नहीं, 450 लॉट्स। क्लियर हो गया जी बात? दूसरा स्टेप, क्या ये जो 450 लॉट्स जिनकी हमें कॉस्ट चाहिए अगले साल के लिए, क्या ये हमारी प्रोडक्शन की पहली 450 लॉट्स हैं? नो, हम पहले भी कुछ बना चुके हैं। कितनी? 10 लॉट्स। हम भाई पीएनएल देखो बना रहे हैं नवंबर 30 2011 तक का, और हमें बताया गया है नवंबर 30 2010 तक हम ऑलरेडी 10 लॉट बना चुके हैं। इसका मतलब ये 11वीं से लेकर 470 तक, 460 तक, ये 450 लॉट्स जो हैं ये 11th से 460th लॉट्स, ये वाली 450 लॉट्स हैं। एग्रीड? नेक्स्ट, क्या इन लॉट्स की प्रोडक्शन के दौरान लर्निंग कर्व चलती रहेगी या रुक जाएगी? चलती रहेगी। लर्निंग कर्व तो 500 तक जाती है ना, ठीक है, लर्निंग कर्व तो 500 तक जाती है। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट और बेटा, हमें जो लर्निंग कर्व का फॉर्मूला ये गिवन है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स बी, इसमें ए क्या होता है? आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट लॉट, और y क्या होता है? एवरेज आवर्स व्हेन यू प्रोड्यूस एक्स लॉट। ऐसा ही है, एवरेज टाइम पर लॉट व्हेन यू प्रोड्यूस एक्स लॉट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला की एक और एप्लीकेशन देख लीजिए। अब मुझे यहां पे उसने ना फर्स्ट लॉट के
आवर्स नहीं बताए हुए, मुझे कॉस्ट दी हुई है। तो भाई अगर मुझे फर्स्ट लॉट की कॉस्ट अवेलेबल है ना, तो यही फॉर्मूला कॉस्ट पे भी एप्लीकेबल है। ए कॉस्ट, लेबर कॉस्ट फॉर द फर्स्ट लॉट, एंड वाई इज द एवरेज लेबर कॉस्ट। तो अगर तो आपको आवर्स अवेलेबल है तो आप यहां पे इसको आवर्स फीड कर दो तो आपको एवरेज आवर मिल जाएंगे। अगर आपको कॉस्ट अवेलेबल है, एक ही जगह कॉस्ट फीड कर दो, आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। आवर्स इन टू रेट कॉस्ट ही आती है ना, अल्टीमेटली हमने कॉस्ट पे ही जाना है ना। मुझे क्या चाहिए यहां पे, कॉस्ट ही तो चाहिए। तो पहले मैंने क्या करना था, आवर्स निकाल कर रेट से मल्टीप्लाई करना था। अब उसने मुझे आवर्स दिया ही नहीं, उसने मुझे डायरेक्ट कॉस्ट दे दी, तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट ही निकाल लूंगा। अब जरा वर्किंग देखो मेरी कैसी दिखेगी। मैं लूंगा लेबर कॉस्ट फॉर 460 लॉट्स लेस लेबर कॉस्ट फॉर 10 लॉट्स। फर्क समझ लो भाई। वहां पे हम क्या करते थे, लेबर आवर फॉर द 460 लॉट्स, लेबर आवर फॉर द 10 लॉट निकालते थे, तो मैं लेबर आवर फॉर 450 आते थे, उसको रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट पे जाते थे। अब हम सीधा कॉस्ट पे जा रहे हैं, हम 40 कॉस्ट पे रहे हैं, हमें रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमारा एक स्टेप बच गया। मेरी यहां पे डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी लेबर कॉस्ट फॉर 450 लॉट्स। वर्किंग सारी वैसे ही है। ए कॉस्ट फॉर द फर्स्ट लॉट 20,000, टोटल लॉट्स 460, इंडेक्स -152। ये मेरी एवरेज लेबर कॉस्ट पर लॉट व्हेन वी प्रोड्यूस 460 लॉट मल्टीप्लाइड विथ 460। तो जनाब 460 लॉट की कॉस्ट कितनी आई, 362,835, ये 3.622 मिलियन। जरा वैल्यू देख लीजिए, मैंने ठीक लिखी है भाई। ठीक है जी वैल्यू बेटा। पहली लॉट की लेबर कॉस्ट इंटू 460 रेज टू पावर माइनस बेस टू पावर बी, ये मेरी एवरेज लेबर कॉस्ट व्हेन वी प्रोड्यूस्ड 460 लॉट्स, एवरेज लेबर कॉस्ट पर लॉट व्हेन वी प्रोड्यूस 460। तो एवरेज कॉस्ट को 460 से मल्टीप्लाई किया, 460 की टोटल कॉस्ट, इसी पैटर्न पे 10 की टोटल कॉस्ट। कितनी है जी 10 की टोटल कॉस्ट, 140938। दीजिए जी माइनस कर दीजिए, क्या बचा, $81,897। लेबर कॉस्ट 450 लॉट्स की यहाँ पे आ गई 3481897। इसका 25% ओवरहेड निकाल लो वो भी, एट 870,474। कंट्रीब्यूशन भी ले लो यहाँ से पूरा, ये पार्ट तो खत्म करें। जी बेटा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 397629। जी ऑप्शन 1 कि हम प्राइस रखें 650, यूनिट्स बेचे 45,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा अगले साल का। जी बेटा एनी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लर्निंग कर्व से रिलेटेड हमारा सिर्फ एक एस्पेक्ट रह गया हुआ था,
वो हमने यहाँ पे कवर किया कि ए कुड बी लेबर आवर फॉर फर्स्ट यूनिट और बैच और लॉट, जैसे इस क्वेश्चन में उसने यूज कर लिया, और ए कुड बी लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट यूनिट, बैच और लॉट। दोनों तरह से ये हमें फार्मूला लर्निंग कर्व हम अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग कर्व फार्मूला में y इज इक्वल टू ए एक्स बी, हम ए की बात कर रहे हैं, ए कुड बी लेबर आवर्स और इट कुड बी लेबर कॉस्ट। अगर ए लेबर आवर है तो y एवरेज लेबर आवर आ जाएंगे, अगर ए को हमने लेबर कॉस्ट ट्रीट किया है तो y एवरेज लेबर कॉस्ट आ जाएगी। दोनों तरह से लर्निंग कर्व का फार्मूला काम करता है, लेबर आवर्स के साथ भी काम करेगा, लेबर कॉस्ट के साथ भी काम करेगा। जी एनी क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन यहां पे समझ नहीं आई, किसी पे हेल्प चाहिए बेटा पूछिए। डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट पे प्राइमरी बेस्ड क्वेश्चन है। डिसीजन हमसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे मांगा जा रहा है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट यहां पे हमें अप्लाई करना है वो लर्निंग कर्व का है। अच्छा जी, अब आइए वर्किंग 2 की तरफ। वर्किंग 2 में हम बात कर रहे हैं 700 लॉट्स की, एम आई राइट? और ये 700 लॉट्स कौन सी हैं? 11 से 710 तक, ऐसा ही है जी। और क्या इन 700 लॉट्स के दौरान लर्निंग कब चलती रहेगी? आंसर इज नो, रुकेगी। हमें लेबर कॉस्ट के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। हम लेबर कॉस्ट ऑफ 490 लॉट्स, मतलब 11th से 500 तक एक कैलकुलेट करेंगे, और लेबर कॉस्ट जो रिमेनिंग 2 टन हैं उनकी कॉस्ट अलहदा कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमारी टोटल लेबर कॉस्ट फॉर 700 लॉट्स बनेगी। जो 11 से 500 तक की 490 लॉट्स, इनकी कॉस्ट अलहदा आएगी, और 500 फर्स्ट से 710 तक की जो 210 लॉट्स हैं इनकी कॉस्ट अलहदा आएगी। तो 490 की कॉस्ट जमा 210 की कॉस्ट, टोटल 700 की कॉस्ट। दिस इज अ लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट, ऐसा ही है ना? तो हमने पहले देखा हमें कितनी लॉट्स की कॉस्ट निकालनी है, 700। फिर हमने देखा ये लॉट्स हमारी प्रोडक्शन साइकिल की पहली लॉट्स हैं, या इससे पहले भी प्रोडक्शन हो चुकी है, तो पता लगा 10 लॉट पहले भी बन चुकी हैं। तो ये तो 11th से लेके 710 तक हमें जाना है। फिर मजीद देखा तो हमें पता लगा 500 पर जाके लर्निंग कर्व रुकनी है, तो 11 से 500 का हिसाब इरादा करेंगे, और 501 से 710 तक का हिसाब अलहदा करेंगे। तो चले जी, अब हम वर्किंग 2.1 इसके लिए और वर्किंग 2.2
इसके लिए बनाएंगे। 500 तक, 11 से 500 तक लेबर कॉस्ट लेने का तरीका क्या है? 500 की कॉस्ट लेंगे, उसमें से 10 की कॉस्ट माइनस कर देंगे। लीजिए जी, ये वर्किंग 2.1, हम लेबर कॉस्ट फॉर 500 लॉट्स लेंगे और इसमें से लेस कर देंगे लेबर कॉस्ट फॉर 10 लॉट्स। तो 500 लॉट्स की लेबर कॉस्ट जैसे हमने यहां पे 460 की कैलकुलेट की, 20,000 इंटू 500 रेज़ टू पावर -0.152 इंटू 500, तो 500 लॉट की कॉस्ट 271 और 10 लॉट की कॉस्ट ऑलरेडी हमने यहां ली हुई है यार। ये 10 लॉट की कॉस्ट हम वहीं से उठा के इसको 140,938 माइनस कर देते हैं। तो बताइए जनाब, 374,733 ये 11th से लेके 500 तक जो 490 लॉट्स हैं उनकी कॉस्ट आ गई। और ये जो 210 लॉट्स हैं इनकी कॉस्ट कैसे आती है भाई? 500th लॉट की कॉस्ट लेंगे, उसको 210 से मल्टीप्लाई करेंगे और 500th लॉट की कॉस्ट आती है लेबर कॉस्ट फॉर 500 लॉट्स। गिवन है जी ये हमारे पास 3,888,271। इसमें से लेस करेंगे लेबर कॉस्ट फॉर 499 लॉट्स और उसका तरीका रहेगा 20,000 इंटू 499 माइनस 0.152 इंटू 499। कितनी आई जनाब 499 लॉट्स की कॉस्ट? 388,167,6 लीजिए जी, माइनस कीजिए, कितनी आई कॉस्ट 500th लॉट की? जी बेटा 6595, ये आपकी कॉस्ट है 500th लॉट की। इसको मल्टीप्लाई कर दें 210 के साथ, तो ये आपकी 210 लॉट्स की ये जो 210 लॉट्स हैं इनकी कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ रही भाई? 138,4950 138,4950। ये जी हमारी 210 लॉट्स 501 से लेके 710 तक, इनकी कॉस्ट सेम 6596 रहेगी। जो 500th लॉट पे कॉस्ट लगी, जो कि 500 की टोटल कॉस्ट में से 499 की टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, 500 की टोटल कॉस्ट में से 499 की टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो 500th लॉट की कॉस्ट आती है। अगली सारी 210 लॉट पे सेम कॉस्ट लगनी है क्योंकि लर्निंग कर्व 500 के बाद रुक गई। तो जनाब यहां से अब आप ले लीजिए टोटल कितनी बनी? 4। जी बेटा 5 मिलियन समथिंग जा रहा है, 513,228,3। ये है जी लेबर कॉस्ट, यहां पे आएगी 513,283 और इसका 25% 128,3070 और कंट्रीब्यूशन यहां से 110846
47 लीजिए जी। ऑप्शन वेयर द कंट्रीब्यूशन इज हाई दैट इज रिकमेंडेड। 650 की प्राइस रखो, 45,000 यूनिट बेचो। जहां पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा, दैट ऑप्शन इज बेटर। $650 की प्राइस पे कंट्रीब्यूशन 11.4 मिलियन तकरीबन, ये 11.1 मिलियन। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, सो कंपनी शुड फिक्स द प्राइस फॉर द नेक्स्ट ईयर एट 650 एंड कंपनी शुड सेल 45,000 यूनिट्स। 550 प्राइस रख के 70,000 यूनिट्स बेचने में कंपनी का कंट्रीब्यूशन कम है। सो हमारा मकसद होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस केस में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है जब हम 650 की प्राइस रख के 45,000 यूनिट बेच रहे हैं। जी, एनी क्वेश्चन? एग्जामिनर के आंसर तकरीबन सारे हमसे मैचिंग ही हैं, सिर्फ उसने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दोनों में लेस कर दी और उसने प्रॉफिट निकाला है जिसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, तो हमने कंट्रीब्यूशन पे बात ख़त्म कर दी। ये फिक्स कॉस्ट इरेलेवेंट है क्योंकि जो सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे जो वैल्यू डिसीजन से नहीं बदलती वो इरेलेवेंट होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे लिखने से आंसर गलत हो गया, बट दिस इज़ इनएफिशिएंट वे, हमें ज़रूरत नहीं यहाँ पे लाने की। कंट्रीब्यूशन पे हमारा जवाब कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्रेजेंटेशन उसकी जैसे मर्जी है। लेबर कॉस्ट मैचिंग, ओवरहेड मैचिंग, मटेरियल कॉस्ट मैचिंग, मटेरियल कॉस्ट मैचिंग एंड रेवेन्यू मैचिंग। हमने तमाम फिगर्स जो हमने कैलकुलेट की हैं हमारी मैच हो रही हैं। रेवेन्यू, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, दैट्स इट। फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट ही नहीं की, इसको छोड़ दिया। यहाँ पे भी रेवेन्यू, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड। प्रेजेंटेशन उसने लेबर कॉस्ट की यहीं पे एडजस्टमेंट शो की है, हमने ज़्यादा वर्किंग में शो कर दी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी, एनी क्वेश्चन? फाइनल रिकमेंडेशन वही है, 650 प्राइस रख के 45,000 यूनिट बेचो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 अब हम देखेंगे। ये हमारा कैफ लेवल पे क्वेश्चन आया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम देखने जा रहे हैं लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कैफ में आया। पुरानी स्कीम में गालबन ये आया होगा, नई स्कीम में इसको मॉडल पेपर में भी ले लिया गया। अंडरस्टैंड कि ये कोई इसी किस्म की कहानी होने वाली है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर हम देखते हैं कैसे इसको हल करना है। कंप्यूट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट वुड इनेबल SPL to earn an incremental profit of 30% of the contract price। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 30% प्रॉफिट कमाना है भाई, मतलब मार्जिन 30% मार्जिन के हिसाब से हमें प्राइस बतानी है। 30% मार्जिन के हिसाब से हमें प्राइस बतानी है कॉन्ट्रैक्ट की। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, Smart Processing SPL is considering to sign a contract for manufacturing 10,000 auto parts for a large automobile assembler. The parts would be produced in batches of 500 units each। हमें हिस्टोरिकली जब हम CFAP में भी पढ़ते थे इस टॉपिक को और अब हम कैफ में भी देख रहे हैं, हिस्टोरिकली ज़्यादातर क्वेश्चन हमें बैचेस प्रोडक्शन के साथ ही आते हैं। यूनिट्स वाली प्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बट यूनिट्स आए बैचेस आए, हमें कोई दिक्कत इंशाअल्लाह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने दोनों तरह की इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस देखे हैं। तो 10,000 यूनिट्स
और 500 ईच, तो कितने बैचेस की कहानी है भाई? इट इज़ 20 बैचेस की कहानी है। ये 20 बैचेस का ऑर्डर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच इज एज अंडर। फर्स्ट बैच की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मतलब हमने पहले कभी ये बैच ये प्रोडक्ट नहीं बनाई, अदरवाइज फर्स्ट बैच की एक्चुअल कॉस्ट हो जाती अगर हमने पहले कभी बनाए होते। जैसे पिछले सवाल में देखा था, उसने कहा जी ये पहले बैच का इतना खर्चा लगा था, यहाँ पे उसने कहा जी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल 500 kg 1,35,000, डायरेक्ट लेबर 1500 घंटे 2,25,000, वेरिएबल ओवरहेड 120 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर 1,80,000, सेटअप कॉस्ट पर बैच 40,000, फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज फॉर द प्रोजेक्ट 45,000, एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स एट 16 पर आवर 24,000, cost of the first batch 649,000. Additional information: setup cost per batch would be reduced by 5% for each subsequent batch. However, there would be no further reduction in setup cost from 5th batch onward. Learning curve effect is estimated at 90% but would remain effective for the first 8 batches only. इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग कर्व इज -0.152। इंडेक्स मैंने आपको बताया अक्सर सवालों में दे दिया जाता है, ना भी दे तो हमें कैलकुलेट करना आता है। लॉग ऑफ लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2 हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जनाब अब हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बतानी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताने के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट और फिर 30% मार्जिन के हिसाब से प्राइस बना लेंगे। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई इश्यू इसमें नजर आ रहा है जी हमें? चलें जी, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वर्किंग स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट के लिए हमें 20 बैचेस की कॉस्ट बनानी है और कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखा नजर आ रहा है। हमारी 20 बैचेस की कॉस्ट में जो आइटम्स आ जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 29 है ये। एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, देन सेटअप कॉस्ट, इसके बाद फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन। क्या ये डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है? फॉर द प्रोजेक्ट मशीनरी खरीदी जा रही है तो बिल्कुल रेलेवेंट है, डेप्रिसिएशन रेलेवेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर फिक्स कॉस्ट? एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकवरी, चार्ज इररेलेवेंट। ठीक है जी, दैट्स इट। 1 2 3 4 5 ये 5 आइटम्स लेनी है। यहां से में बनेगी कॉस्ट ऑफ, बल्कि इसका हम वर्ड लिख देते हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ, रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि प्राइस देनी है ना, तो प्राइस डिसीजन के लिए रेलेवेंट कॉस्ट ली जाएगी। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स या अल्टरनेटिवली 20 बैचेस। ठीक है जी। और उसके बाद हम प्राइस दे पाएंगे विच विल बी 30% मार्जिन के हिसाब से। प्राइस में 30% मार्जिन है, इसका मतलब कॉस्ट हमारी 70 है। लीजिए जी, यहां से हमारी प्राइस आ जाएगी। हमसे प्राइस मांगा गई है तो लीजिए जी, ये है हमारा आंसर जिस पे हमें पहुंचना है। अब इस पूरे सवाल में चैलेंज मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा, तो वाई नॉट कि आप ये मुझे करके खुद दिखा दें। तो जहाँ पे चैलेंज नज़र आए, जहाँ फंसोगे मुझसे पूछना, जहाँ पे दिक्कत लगे, कोई क्वेश्चन मार्क आए जहन में, मुझसे पूछो। कंप्लीट द क्वेश्चन जनाब। फॉर्मेट टेबल आपके सामने आ गया है, इसके हिसाब से काम कर लीजिए। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट लगा के आपको 20 बैचेस के लेबर आवर्स लेने हैं। लर्निंग कर्व 8 बैचेस पे रुक जाती है और ये पहले 20 बैचेस हैं प्रोडक्ट के हमारे, और जितने लेबर आवर्स निकलेंगे उसके हिसाब से लेबर कॉस्ट और उसके हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड बनाएंगे आप। वेरिएबल ओवरहेड 120 रुपीज पर लेबर आवर है। सेटअप कॉस्ट में भी उसने थोड़ा सा ट्रिक डाला हुआ है कि भाई सेटअप कॉस्ट हर बैच में सेम नहीं रहनी।
रिड्यूस होनी है इनिशियली 5% के हिसाब से। ये सारी कॉस्ट आपने 20 बैचेस के लिए इकट्ठी करनी है भाई। 20 बैचेस के लिए कॉस्ट बनानी है, ख्याल कीजिएगा। 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर है, 10,000 यूनिट्स की प्राइस, 10,000 यूनिट्स के ऑर्डर की प्राइस कोट करनी है हमें। बेटा 20 बैचेस, ये एक बैच की कॉस्ट है। 20 बैचेस की प्राइसिंग करने जा रहे हो आप। ये फर्स्ट बैच का कॉस्ट डाटा है। बेटा ये फर्स्ट बैच का कॉस्ट डाटा है, हमें 20 बैचेस की कॉस्ट बनानी है। जरा 20 करेंगे तो बात आएगी। क्या हो गया आप लोगों को? लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लेबर आवर्स फॉर 20 बैचेस निकालेंगे। जी बेटा जी, लेबर कॉस्ट को लेके लर्निंग कर्व लगा दो या लेबर आवर्स को लेके लर्निंग कर्व लगाओ और फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। दोनों तरह से काम चलेगा आपका, क्योंकि अब आपको बता दिया कि एक को आप लेबर आवर भी ले सकते हो, एक को आप लेबर कॉस्ट भी ले सकते हो। फर्स्ट बैच के लेबर आवर्स डाल दोगे तो आपको लेबर आवर्स मिलेंगे टोटल, वहां से आप रेट से मल्टीप्लाई कर लेना। या वैसे बात है आपको बेटा लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वेरिएबल ओवरहेड पे भी अप्लाई करना है ना। तो इशू कोई नहीं, जैसे मर्जी कर लो, बस ख्याल रखना कि आपको लेबर आवर्स बहरहाल चाहिए होंगे वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो लेबर कॉस्ट डिवाइड विद रेट करके आवर्स बाद में भी निकाले जा सकते हैं, मसला कोई नहीं है।
8 बैचेस का टोटल टाइम कितना आ रहा है जी बेटा? 8748। और 9 से 12 बैचेस का टोटल टाइम कितना आ रहा है? 112244। तो टोटल टाइम कितना बन गया? 1,999,2। और रेट आपका यहाँ से लेबर का क्या निकल रहा है जी बेटा? 1,500 रुपीज़ पर आवर। तो लेबर कॉस्ट क्या बन गई? 29,988,00 29.988 million। $2.988 million है? 998 है? क्या हो गया बेटा? 29 और 2.9 में फर्क ही कोई नहीं। हाँ, सॉरी क्या बोल रहे हो? रेट बेटा ये आ रहा है ना, कॉस्ट डिवाइड बाय आवर करो, वो गिवन है ना कॉस्ट। 2,25,000 1500 घंटों की कॉस्ट है, तो रेट क्या निकला बेटा? मैंने तो जो बोला आपने लिख दिया भाई। मैंने तो ये लिखा, मैंने कहा इसका जवाब मुझे बताओ। इसका जवाब क्या है? 150 है, तो ये एक जीरो एक्स्ट्रा लगवा दिया ना आपने बेटा। ये 1500 रेट नहीं है, ये 1500 आवर्स हैं। कॉस्ट को आवर से डिवाइड करके रेट आपका ये 150 आ रहा है। ये वर्किंग लिखी हुई है रेट की कि कॉस्ट डिवाइड विद आवर्स, रेट 150। यहां से आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है कितनी है जी?
2.7 मिलियन, लेबर की कॉस्ट 2998800, वेरिएबल ओवरहेड ये आवर्स हैं, इनको रेट से मल्टीप्लाई किया, कितनी आ रही है? 239904 सेटअप कॉस्ट पहले की, दूसरे की, तीसरे की और जो चौथे की है आगे रिडक्शन खत्म होगी, 17 पे यही कॉस्ट रहेगी। कितनी बनी? 697,115 और डेप्रीसिएशन आपकी है 9 लाख की। लीजिए जी, तमाम वैल्यूज़ आपकी कंप्लीट होती हैं। हमें बताया गया है कि हमारी सेटअप कॉस्ट पहले बैच की 40,000 है, आगे हर बैच में 5% कमी है, लेकिन फिफ्थ ऑनवर्ड रिडक्शन ख़त्म। मतलब फिफ्थ में भी रिडक्शन नहीं होनी और ऑनवर्ड भी रिडक्शन नहीं होनी। मतलब जो चौथे बैच की कॉस्ट है सेटअप की, फिफ्थ में भी वही रहनी है, सिक्स्थ में भी वही रहनी है, 20 तक वही चलेगी। इसका मतलब पहले 3 बैच की कॉस्ट फ़र्क है, जो चौथे बैच की कॉस्ट है अगले सारे बैचेस पे वही सेटअप कॉस्ट रहेगी। जी बेटा, किसी कॉस्ट की कैलकुलेशन में कोई इतराज़, कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। किसी वर्किंग पे बेटा कोई हेल्प चाहिए पूछ लीजिए। ये लेबर आवर्स जो यहाँ से लिए, इन्हीं लेबर आवर्स पे हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब, वेरिएबल ओवरहेड का चार्ज दे दिया 120 के हिसाब से, और इन्हीं लेबर आवर्स को लेबर के रेट से मल्टीप्लाई किया तो लेबर कॉस्ट आ गई। कितनी बन रही है कॉस्ट भाई टोटल? 9694,955 और प्राइस 138,49,936। लीजिए जी, दिस इज अ प्राइस 10,000 यूनिट्स या 20 बैचेस के लिए जो हमें कोट करनी है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई कैलकुलेशन बेटा समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं पूछिए। आपको स्टेटमेंट पढ़ के स्टेटमेंट के मुताबिक कैलकुलेशन समझनी है कि हमने स्टेटमेंट्स के मुताबिक जो कैलकुलेशन की, कोई उसमें डिसएग्रीमेंट ना हमारे माइंड में आए। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमने लेके 30% मार्जिन के हिसाब से हमने प्राइस कोटेशन दी। एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, हमारे एजेंडे पे अब ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। ऑटम 23 और स्प्रिंग 24 के क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट अटैम्प्ट के। ये चारों मैंने चूज़ किए कि इन चारों में पास रेट एक्सेप्शनली लो था। नॉर्मली मैं रीसेंट अटैम्प्ट के इतने ज़्यादा सवाल नहीं करता, लेकिन मैं पास रेट इतना लो था कि आई थॉट कि इनको क्लास में हम डिस्कस करें और देखें, कोशिश करें कि क्या गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं ताकि हम लोग उन गलतियों से बच सकें। ये क्वेश्चन मैंने नई बुक में एडिशन में जा रहे हैं। आपके पास तो ये किताब जो एडिशन पुराना आपके पास है लॉन्ग बैच में, नई किताब थी नहीं, तो आपके पास तो ये पेपर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन नई बुक में मैंने क्वेश्चन अपनी याद दहानी के लिए लिखे हैं ताकि मेरे पास मुझे आसानी रहे क्लास में क्वेश्चन कराते हुए। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे और फिर अगले जो क्वेश्चन हैं इनको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। 2 से 3 दिन में हम ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर पर इंशाअल्लाह मूव कर रहे होंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।